प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का निदानात्मक मॉड्यूल जो है विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका को हल करने के लिए अध्याय 6 जनसंख्या और इसके बाद वाला अध्याय मानचित्र का लेकर के आए हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अध्याय 6 जनसंख्या की ओर। आपको पुराने वीडियो पहले पार्ट से डाले हुए हैं और आगे भी एक के बाद एक करके सभी वीडियो डाले जाएंगे। आप सभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो तुरंत प्राप्त हो जाए, मैसेज मिले। तो चलिए बढ़ते हैं, सही विकल्प चुन करके लिखिए। यहाँ पर पहला दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन दे रखे बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो विद्यार्थियों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसके बाद में भारत के पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन दे रखे हैं पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर जो है वो बांग्लादेश हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा कथन लिंगानुपात को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो इसका सही उत्तर जो है विद्यार्थियों ब वाला हो जाएगा। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इसको लिंगानुपात कहा जाता है। अगला, 2011 जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है। ऑप्शन दे रखें केरल, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। तो बिहार। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ब वाला ऑप्शन जो है विद्यार्थियों इसका सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं इसके रिक्त स्थान की ओर, जिसमें पहला दे रखा है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को खाली स्थान कहते हैं। तो यहाँ हमको मृत्यु दर लिखना है, मृत्यु दर कहा जाता है। लोगों का एक क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में चले जाना को खाली स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर में हमको लिखना है खाली स्थान में प्रवास कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का खाली स्थान प्रतिशत निवास करता था। यहाँ 17% लिखना, 17% निवास करता था। किशोर जनसंख्या में प्रायः खाली स्थान वर्ष आयु वर्ग के होते हैं। तो 10 से लेकर के 19 वर्ष के आयु के जो है वो किशोर होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही खाली स्थान निर्णय ले सकती है। तो बुद्धिमत्तापूर्ण जो निर्णय जो है वो शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या ही ले सकती है। इस प्रकार से खाली स्थान लिखना है। अगला, तीसरा प्रश्न दे रखा है सत्य असत्य बताइए। पहले में वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा विद्यार्थी पहले वाला। अगला, जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की भूमिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये असत्य होता है, प्रवास से प्रभाव पड़ता है। भारत की में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी भी है। तो बिल्कुल ये तीसरा वाला सत्य हो जाएगा। चौथा, भारत में जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है। तो ये असत्य हो जाएगा विद्यार्थियों, भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में की जाती रही है अभी तक। ग्रामीण जनसंख्या संरचना कृषि कार्य में लगे लोग शामिल होते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। किशोर जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। तो ये भी जो है सत्य हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा जो है वो सत्य है विद्यार्थियों, बाकी सभी सत्य है। आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी बनाइए। सिक्किम की जनसंख्या दे रखा है, पहली जनगणना दे रखा है, संपूर्ण जनगणना दे रखा है, बाल युवा एवं वृद्ध दे रखा है, क्रियाकलाप के आधार पर। तो सिक्किम की जनसंख्या जो है वो 6 लाख, इससे ऑप्शन से मिलाएंगे ई वाले ऑप्शन से पहले। पहली जनगणना जो है 1872 में होती है, अंग्रेजों ब्रिटिश शासनकाल में। संपूर्ण जनगणना जो है वो 1881 में शुरू होती है। बाल युवा एवं वृद्ध जो है वो आयु संरचना है और क्रियाकलाप के आधार पर नगरीय एवं ग्रामीण संरचना है। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला दे रखा है जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो इसको जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है। दूसरा प्रश्न दे रखा है जनसंख्या घनत्व से क्या सही है। तो आपको लिखना प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जो है वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तीसरा, भारत की आधी आबादी किन 5 राज्यों में निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इनमें 5 राज्यों में ही भारत की आधी जनसंख्या जो है निवास करती है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो लिखना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
अगला, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी पहली जनगणना। अगला प्रश्न, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, राजस्थान राज्य आपको याद रखना है। 2023 में कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया? तो ये जो है वो भारत जो है सर्वाधिक आबादी वाला देश, और अगले साल जनगणना भी होने वाली है, बिल्कुल सटीक आंकड़ा सबको पता चलेगा। अगला, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को कहते हैं, तो इस जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को जो है विद्यार्थियों वृद्धि दर कहा जाता है। अगला इसका प्रश्न, उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? तो देश की कुल जनसंख्या का 16% भाग जो है वो उत्तर प्रदेश में निवास करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर विद्यार्थियों, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है? तो निम्नलिखित कारण है। भारत के कुछ क्षेत्रों में जन्म दर और मृत्यु दर अलग अलग है। भारत में अलग अलग राज्यों की स्थलाकृति अलग अलग है। राजस्थान जैसे राज्यों में जहाँ रेगिस्तान है और जलवायु जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, जब वहाँ जनसंख्या काफ़ी कम है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से ज़्यादा है। बांग्लादेश और जापान की जनसंख्या घनत्व लिखिए। तो बांग्लादेश के जनसंख्या घनत्व 1034 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और जापान की जनसंख्या घनत्व 339 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपदा किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तब यह प्राकृतिक आपदा कहलाती है। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो अपकर्षक कारक जिसमें गरीबी और बेरोजगारी है, अभिकर्षक कारक जिसमें रोजगार में वृद्धि और अच्छा जीवन स्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के मुख्य प्रावधान लिखिए। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना और परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करना, ये मुख्य प्रावधान है। लघुत्तरीय प्रश्न में देखें तो हम पहला प्रश्न यहाँ दे रखा है, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। तो इसके महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित हैं। उच्च जन्म दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। दूसरा, निम्न मृत्यु दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत को जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। तीसरा इसका घटक प्रवास, जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक प्रवास है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक मतलब देश के भीतर या फिर अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है, ये होता है प्रवास। तो आपको जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीनों के बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न, 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है? तो इसका कारण लोगों का परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति जागरूक होना, इससे जन्म दर में गिरावट आई है। सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना और लोगों के द्वारा छोटा परिवार सुखी परिवार वाली कहावत के प्रति जागरूक होना, ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। अगला, जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। तो ये भी हमने देख लिया है। किसी क्षेत्र अथवा देश में प्रति वर्ष प्रति 1000 लोगों के पीछे जीवित जन्म बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं और मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों में एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है, स्पष्ट कीजिए। तो स्वस्थ जनसंख्या के लाभ निम्न है। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। स्वस्थ जनसंख्या राष्ट्र के लिए एक परिसंपत्ति होती है। एक अस्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वह अधिक उत्पादनशील तथा दक्ष होता है। यह अपने सामर्थ्य को क्रियान्वित कर सकता है तथा समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। परिणाम स्वरूप मृत्यु दर जो 1951 में 25 थी, वर्ष 2001 में घटकर 8.1 रह गई। जीवन प्रत्याशा जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, बढ़कर 2001 में 64.6 वर्ष हो गई। अगला महत्वपूर्ण सुधार, बहुत से कारक जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव और रोगों में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर चिंता का विषय है। अगला प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजन प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। तो ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में बताया गया है। काफ़ी लंबा प्रश्न का उत्तर दिया गया है। आप इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में नोट कर लिया, अगर पुस्तक में उस जगह का मैं खाली। अगला, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है, समझाइए। ये प्रश्न दे रखा है। तो इसमें लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह आगमन एवं प्रस्थान दोनों ही स्थानों के जनसांख्यिकीय आंकड़ों को प्रभावित करता है। प्रवास देश के भीतर भी हो सकता है, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय मतलब अन्य देशों के बीच भी हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं करता, लेकिन देश में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। भारत में अधिकतर प्रवास जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारण प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में 31.8% प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। वर्ष 1951 में शहरी जनसंख्या 17.29% थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 27.78% हो गई। तो इस प्रकार से ये पार्ट यहाँ पर पूरा होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट। यहाँ पर हमारे जो है वो भूगोल के सभी पार्ट कवर हो चुके हैं अभी तक के पार्ट में, जिसमें आपका मानचित्र वाला कार्य छूटा हुआ, तो हम इसमें मानचित्र का भी देख लेते हैं। मानचित्र में क्या क्या आ सकता है उसको भी देखें, कहाँ पर क्या है। तो भारत के मानचित्र हेतु अगर अभ्यास करते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण जो है पॉइंट वो पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं, ये कि अरावली पर्वत श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, जयंतिया पहाड़ियाँ, शिवालिक श्रेणी, जास्कर श्रेणी, नंदा देवी, खांसी पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, नंदा देवी, केटू, गारो, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अन्नामलाई, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी, चिल्का झील, पुलिकट झील, सांबर झील, इंदिरा काल, लोकटक झील, विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार। इनमें से कोई सा भी आपको जो है वो परीक्षा में पूछा जा सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप कहाँ पर कौन सा है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, गंगा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, माजुली द्वीप, कृष्णा नदी, चंबल नदी, रणथंभौर, सरिस्का, ये सब महत्वपूर्ण है। कांजीरंगा, कार्बेट और मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से हम आपको नक्शे में किस प्रकार से दर्शाना ये देखना है। तो भारत का मानचित्र जो है वो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर अगर देखें तो हिमालय पर्वत दिखाने के लिए आपको यहाँ से हिमालय का क्षेत्र यहाँ तक जाए। साथ ही कंचनजंगा जो कि यहाँ सिक्किम के पास में, आपको यहाँ पर कंचनजंगा दिखाना है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ यहाँ पर बीच में, मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम के पास में, मालवा का पठार पूछा जाता है अधिकतर परीक्षा में, ये मालवा का पठार यहाँ पर, और कच्छ का रण यहाँ गुजरात में दिखाना है आपको। कच्छ की खाड़ी भी यहाँ गुजरात के पास में, और विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों के बीच में से नर्मदा नदी जा रही है। और छोटा नागपुर का पठार ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। ये सभी आपको कहाँ पर इनकी स्थिति आपको अच्छे से याद रखना है। उत्तरी सरकार तट जो है वो यहाँ पर, और कोरोमंडल तट तमिलनाडु के इधर पास में, ये पूर्वी घाट भी है इधर, और पश्चिमी घाट यहाँ पर। मालाबार तट अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है यहाँ। कोंकण तट ये यहाँ पर, और इस प्रकार से ये इतने हो गए यहाँ पर। आगे कुछ बचे हुए वो आपको अगले मानचित्र में दिखाई देंगे। ये आपको अपना मानचित्र में कर करके तैयार रखना है। इनमें से ही कुछ ना कुछ ज़रूर आपको पूछा जाएगा परीक्षा में। अगला देखते हैं, ये काराकोरम श्रेणी, ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर। थार का मरुस्थल पूछा जाता है, ये थार का मरुस्थल राजस्थान में यहाँ पर आपको दर्शाना है। अरावली पर्वत श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दिखाना आपको अरावली पर्वत श्रेणी अधिकतर पूछा जाता है। साथ ही कर्क रेखा भी पूछी जाती है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, यहाँ से जा रही है कर्क रेखा, आपको
इस प्रकार से कर्क रेखा बनानी है। गंगा नदी यहाँ से निकल करके, ये गंगा नदी जो है इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी ये चीन से आती हुई यहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हुई बांग्लादेश में से होती हुई वो जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी भी आ सकती है। नर्मदा नदी सबसे महत्वपूर्ण, जो कि मध्य प्रदेश से निकल करके गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये पूछा जाता है। अरब सागर आपको दिखाना इधर, बंगाल की खाड़ी आपको दिखाना इधर, चिल्का झील ये उड़ीसा के पास में, यहाँ उड़ीसा में दिखाना। लक्षद्वीप समूह पूछा जाता है ये। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी पूछा जाता है। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत के बीच में, यहाँ पर आपको मन्नार की खाड़ी दिखाना है। ये सभी स्थितियाँ आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। 4 नंबर का प्रश्न एक आपको मानचित्र में से आएगा, तो आपको अच्छे से आराम से 4 नंबर प्राप्त हो सकते हैं। बस इन सभी को आपको याद करके रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए। छोटा नागपुर का पठार महत्वपूर्ण है, मालवा का पठार महत्वपूर्ण है, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, इधर कच्छ की रण, कंचनजंगा आपको याद रखना है। कोरोमंडल तट याद रखना है, इधर मालाबार तट है, ये भी याद रखना है। इस वाले नक्शे में अरावली पर्वत श्रेणी महत्वपूर्ण है, थार का मरुस्थल महत्वपूर्ण है, नर्मदा नदी, चिल्का झील उड़ीसा में, इसका पूछा जाता है अधिकतर। लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मन्नार की खाड़ी। कर्क रेखा आपको याद रखना है, कर्क रेखा कहाँ से कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजर रही है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है भूगोल का पूरा पार्ट हो चुका है। आगे हम जो है वो इतिहास के अध्यायों को देखने वाले हैं। अगले पार्ट में आपको इतिहास के अध्याय देखने को मिलेंगे। आप सभी से निवेदन है, आप हमारे साथ बने रहें, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी से बहुत बहुत निवेदन है, आप निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से याद करें और परीक्षा में अच्छे से उत्तरों को लिखें, ताकि आपको अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।